शोधात्मक, विचारोत्तेजक और रचनात्मक प्रयास के रूप में देखें। जब एक ताकतवर इंसान गिरता है तो उसके साथ सिर्फ वो नहीं गिरता, उसके बनाए हुए झूठ, डर, सत्ता के बंकर और हर वो परछाई गिरती है जो उसने अपने पीछे छोड़ दी थी। पाकिस्तान की सत्ता की सबसे अंधेरी गली से निकला नाम था जनरल आसिम मुनीर, एक ऐसा नाम जिसे कभी इस्लामाबाद की फिजाओं में खुदा समझा गया, लेकिन 2025 की गर्मियों में इस्लामाबाद के आसमान में जो बिजली गिरी थी उसने उसे भी राख बना दिया था। पाकिस्तानी सेना के भीतर एक ऐसी दरार पड़ चुकी थी जिसे अब कोई चीफ, कोई तानाशाह, कोई शरीयत का ठेकेदार भर नहीं सकता था। एक के बाद एक ड्रोन हमले, अफगान बॉर्डर पर मात, बलूचिस्तान में जन विद्रोह और भारत द्वारा छेड़ा गया एक अदृश्य ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान की सैन्य रीढ़ ही हिला दी। लेकिन यह सिर्फ एक रणनीतिक पराजय नहीं थी, यह था एक साम्राज्य का पतन। जनरल आसिम मुनीर को गुप्त रूप से हटाया गया, उसकी तस्वीरें फाड़ दी गईं। आईएसआई की छत के नीचे बैठा वह व्यक्ति जो कभी रक्षकों का रक्षक कहा जाता था, अब इंटरपोल, सीआईए और खुद पाकिस्तानी मीडिया के सबसे गहरे संदेहों में घिर चुका था। कहा गया कि उसे कश्मीर में भारतीय ऑपरेशन में मिली खुफिया हार के चलते हटाया गया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था, क्या वाकई आसिम हारा था या उसने खुद मैदान छोड़ दिया? इस अंधेरे के बीच एक पुराना नाम एक बार फिर जुबानों पर चढ़ने लगा। धीमे धीमे पाकिस्तान के डिजिटल अंडरग्राउंड से लेकर वजीरिस्तान की फटी हुई दीवारों तक एक फुसफुसाहट फैलने लगी। जरार वापस आ गया है। जरार शाह, एक ऐसा नाम जो 26/11 के नरसंहार के पीछे कम्युनिकेशन मास्टरमाइंड के तौर पर जाना गया, जिसने मुंबई को सिर्फ एक शहर नहीं, एक लाइव टारगेट बनाकर देखा था। वह अब तक मरा नहीं था, बस सो रहा था। और जब आसिम गिरा तो जैसे जर्रार की नींद टूट गई। वो जो एक समय पाकिस्तान के सेफ हाउसेज में छुपा बैठा था, अब दुबई से तेहरान और तेहरान से इस्लामाबाद तक वापसी के रास्ते बुन रहा था। ड्रोन हमलों की धूल में जब भारत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिला रहा था, ज़ारर ने उसी राख में अपनी पुरानी गोस्ट नेटवर्क फिर से जिंदा कर दी। इस बार उसका प्लान पहले से ज्यादा गुप्त, ज्यादा वैश्विक और ज्यादा खतरनाक था। इस बार उसका टारगेट सिर्फ मुंबई नहीं था, इस बार वो भारत की आत्मा पर वार करना चाहता था। न्यू दिल्ली, रॉ हेडक्वार्टर्स, एक अनकहा खामोश तनाव फैला था। भारत को पता था कि पाकिस्तान में राजनीतिक विस्फोट के बाद जो खालीपन पैदा हुआ है वो किसी न किसी पुराने जहर से भरा जाएगा। और तभी उत्तराखंड सीमा के पास एक इंटरसेप्टेड सैटेलाइट कॉल में एक कोड वर्ड पकड़ा गया, पिजन्स विल रिटर्न, अल्फा इज नॉट अलोन। क्या यह जरार का इशारा था? क्या कोई नया नेटवर्क जमीन के अंदर फिर से उभर रहा था? फरहान, रॉ का डीप ऑपरेशन हैंडलर, एक फाइल को देर तक घूरता रहा। जरार शाह की पुरानी एक धुंधली तस्वीर, वही आंखें, वही दहशत। उसका दिल एक बार फिर धड़कने लगा। जब एक राक्षस लौटता है तो सबसे पहले वो अपने डर को जिंदा करता है। जरर ने अपना पहला नया ठिकाना चुना, ग्वादर पोर्ट के पास, एक परित्यक्त नेवल आउटपोस्ट। यहां से उसका डिजिटल नेटवर्क चलाया जा रहा था। उसी की निगरानी में कराची प्रोजेक्ट के बचे हुए एजेंट्स फिर से एक्टिवेट हो रहे थे। वह सब जो 2008 के बाद गायब थे, अब खामोशी से लौटने लगे थे। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट था, ज़रार अकेला नहीं था। एक नई परछाई उसके साथ थी, एक नए दौर की सोच वाला, पर ज़रार जैसा ही झर लिए हुए कर्नल यूसुफ रहमान, आईएसआई का बर्खास्त ऑफिसर और पाकिस्तानी सेना का वो चेहरा जिसने कराची प्रोजेक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिबूट किया। भारत के कश्मीर सेक्टर में अचानक हाइब्रिड वॉरफेयर के सिग्नल मिलने लगे। पहले साइऑप्स, फिर क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक्स और अब चाइना बैक्ड ड्रोन इन्फिल्ट्रेशन। ये सब सिर्फ टैक्टिकल अटैक्स नहीं थे, ये ज़ारर की 4th जेन वॉरफेयर डॉक्ट्रिन के हिस्से थे। क्या भारत एक बार फिर धोखा खा जाएगा, या इस बार फरहान जैसे लोग वक्त से पहले जहर को सूंघ लेंगे? ज़रार एक पुराने आईने के सामने खड़ा होता है, चुपचाप अपने चेहरे को देखता है। उसके पीछे यूसुफ खड़ा है। ज़रार धीमे से कहता है,
इस बार कोई टीवी चैनल चिल्लाता नहीं दिखेगा, इस बार सिर्फ शमशान में धुआं उठेगा। कभी कभी इतिहास में कुछ लोग पैदा नहीं होते, बोए जाते हैं, जैसे किसी युद्ध भूमि में जहर का बीज। जर्रार शाह ऐसा ही एक नाम था। उसका जन्म एक सामान्य मोहल्ले में नहीं हुआ था, बल्कि उस मुल्क की नफरत से भरे माहौल में हुआ जहां बंदूकें किताबों से ज्यादा तेजी से बांटी जाती थीं। 1979, बहावलपुर, पाकिस्तान। जब रूस अफगान युद्ध से पूरे क्षेत्र में कट्टरता की आंधी चल रही थी, वहीं जर्रार ने पहली बार सांस ली। उस वक्त किसी को क्या पता था कि ये मासूम चेहरा एक दिन भारत के इतिहास की सबसे काली रात का साजिशकर्ता बनेगा। उसका पिता एक स्थानीय मदरसे का मौलवी था, बेहद सख्त, बेहद कट्टर। घर में बचपन का कोई खिलौना नहीं था, सिर्फ एक पुरानी राइफल की कहानी थी जो जिहाद के लिए थी। उसकी मां अक्सर रोती थी, लेकिन जर्रार को कभी यह नहीं समझ आया कि वो रोती क्यों थी, मुल्क के लिए या बेटे की किस्मत के लिए। 5 साल की उम्र में उसे जिस मदरसे में दाखिल किया गया, वहां अल्फाज नहीं पढ़ाए जाते थे, वहां सिर्फ एक लकीर खींची जाती थी, या तो जिहाद या मौत। उसका पहला पाठ था, भारत इस्लाम का दुश्मन है। क्या एक बच्चे के दिमाग में इतनी नफरत बोई जा सकती है कि वो एक दिन सैकड़ों लोगों की हत्या कर दे? जब बाकी बच्चे पतंग उड़ाते थे, जर्रार गजवाए हिंद की कहानियां सुन रहा था। और फिर एक दिन एक काले कपड़े में लिपटा हुआ आदमी मदरसे में आया। उसका नाम हाफिज था, वही जो बाद में लश्कर तैयबा का सरगना बना। उसने जर्रार को देखा और बस इतना कहा, इसकी आंखों में आग है, वो आग जिसकी लपटें एक दिन मुंबई तक पहुंचेंगी, आज भड़काई जा रही थी। 12 साल की उम्र में जर्रार को ट्रेनिंग कैंप भेजा गया, मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। वहां उसने पहली बार AK-47 पकड़ी, पहली बार नक्शा देखा और पहली बार एक ऐसे आदमी को गोली मारते देखा जो काफिर कहलाता था। वो मंजर उसकी नींदों में आने लगा, लेकिन डर नहीं, रोमांच महसूस होता था। क्या पहली हत्या से पहले जर्रार के भीतर का इंसान मर चुका था? अगले 3 सालों में जर्रार ने आत्मघाती हमलावरों की ट्रेनिंग शुरू की। अब वो लड़का नहीं रहा था, अब वो उस्ताद कहलाने लगा था। उसकी नजर में काबुल, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर सब एक जैसे निशाने थे। उसका दिल अब किसी सरहद से नहीं बंधा था, उसका मकसद था सिर्फ तबाही। 1998 ISI ने उसे एक नया मिशन सौंपा, भारत के बड़े शहरों में डोरमेंट नेटवर्क खड़ा करना। उसने नेपाल बॉर्डर से लेकर खाड़ी देशों तक अपने लिंक फैलाए। स्लीपर सेल्स, हवाला नेटवर्क, नकली पासपोर्ट, बांग्लादेश रूट। जर्रार अब आतंक का आर्किटेक्ट बन चुका था। क्या रॉ को तब तक जर्रार के उभार की भनक थी, या भारत एक भयानक तूफान से बिल्कुल बेखबर था? 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ और ISI को एक मौका मिला। अफगानिस्तान से सारे एसेट्स हटाए गए और भारत की तरफ मोड़ा गया। जर्रार को कहा गया, अब वक्त है भारत के दिल को दहला देने का। जर्रार ने तब 200 से अधिक भारतीय टारगेट की एक लिस्ट तैयार की, जिसमें रेलवे स्टेशन, अस्पताल, स्कूल, होटल और यहूदी केंद्र शामिल थे। उसी दौरान उसकी मुलाकात हुई एक और जहर से, डेविड हेडली, पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक, जिसे जर्रार ने मुंबई भेजा। वहीं से 26/11 की योजना ने जन्म लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2006 में जर्रार ने कराची प्रोजेक्ट की नींव रखी, एक ऐसी साजिश जिसमें भारत के ही युवाओं को ब्रेन वॉश कर आतंक की राह पर लगाया जाना था। क्या भारत को तब तक अंदाजा था कि उसके ही अंदर जर्रार जैसे दर्जनों बीज बोए जा चुके हैं? जर्रार एक कमरे में बैठा होता है, उसके सामने दर्जनों भारतीय शहरों के मैप्स होते हैं। वो एक एक कर सर्कल बनाता है और कहता है, अब सिर्फ जंग नहीं होगी, अब हर नुक्कड़ पर आग लगेगी। सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा होता है, प्रारंभ, ऑपरेशन फीनिक्स ब्लैक। जिन्होंने आग लगाई थी, अब वो खुद धुएं में खोने लगे थे। साल था 2006। लाहौर के बाहरी इलाके में एक पुरानी इमारत की अंधेरी तहखाने में पाकिस्तान की सबसे रहस्यमयी खुफिया शाखा ISI काउंटर इंडिया डेस्क का एक नया चेहरा
चुपचाप अपने कदम जमा रहा था। नाम जर्रार शाह। उस समय तक पाकिस्तान की आम जनता ने उसका नाम तक नहीं सुना था, पर हकीकत यह थी आईएसआई के अंदर उसका नाम धीरे धीरे फुसफुसाहट बनकर फैलने लगा था। वह न तो बहुत ऊंचे पद पर था, न ही सेना के सबसे वरिष्ठ अफसरों में से, मगर उसकी सोच, उसकी रणनीति और उसका इंडिया के खिलाफ जुनून उसे खतरनाक बना चुका था। उसके दस्तावेजों में कोई पद नहीं, पर जमीन पर उसका खौफ था। 2007 कराची में एक गुप्त बैठक। वहां मौजूद थे आईएसआई के कुछ सबसे कट्टरपंथी ऑफिसर्स। दीवारों पर नक्शे थे भारत के हर बड़े शहर के, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, पर सिर्फ एक शहर के चारों ओर लाल घेरा खींचा गया था, मुंबई। एक फाइल खोली गई, ऑपरेशन डी कंपनी रीएक्टिवेशन। इसमें जर्रार शाह की एक लाइन थी, हमें भारत की आत्मा को नहीं, उसकी रगों में दौड़ती धमनी को काटना है, मुंबई बंदरगाह से लेकर शेयर बाजार तक। आईएसआई प्रमुख को पहले यकीन नहीं था कि एक इतना नया अधिकारी इतना बड़ा ऑपरेशन प्लान कर सकता है, मगर जर्रार ने डांटा लाया। सैटेलाइट फुटेज, कूटनीतिक घटनाओं के विश्लेषण, हर पहलू को इस तरह जोड़ा जैसे कोई जासूसी उपन्यास पढ़ रहा हो। वो सिर्फ आदेश का पालन नहीं करता था, वो खुद प्लान बनाता और फिर उसे जमीन पर उतारने के लिए लोगों को रास्ता दिखाता। 2008 लश्कर ए तैयबा के कैंप मुरिदके के अंदर गहरे जंगलों में एक गुप्त कैंप चल रहा था। यहां अजहर, हाफिज सईद और अबू कहाफा जैसे लोग एक नए लड़ाकू दस्ते को प्रशिक्षित कर रहे थे, लेकिन ट्रेनिंग से ज्यादा अहम था उनका माइंडसेट तैयार करना, और यही जिम्मेदारी थी जर्रार शाह की। वो युवाओं से कहता, भारत सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे ख्वाबों का गला घोंटता है। ये वो दौर था जब हाफिज सईद और आईएसआई दोनों का भरोसा जर्रार पर पूरी तरह जम चुका था, पर जर्रार को किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। उसकी नजर में सिर्फ कामयाबी ही परम सत्य थी। दिसंबर 2007 में काठमांडू में रॉ के एक स्लीपर एजेंट को आईएसआई के 2 संदिग्धों की बातचीत मिली। जीर फाइल तैयार है, समंदर से आएंगे और मुंबई को जलाएंगे। रॉ ने तत्काल इस चेतावनी को दिल्ली भेजा, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व तब यूपीए सरकार के हाथ में था, जिसने इसे सिर्फ संभावना कहकर फाइल क्लोज कर दी। यहीं से शुरू हुई एक भयावह चूक। एक व्यक्ति, एक नाम जिसे भारत में कोई नहीं जानता था, धीरे धीरे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी का निर्देशक बन रहा था। आईएसआई के साइबर विंग को एक साथ लाकर जर्रार शाह ने वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP के जरिए पूरे ऑपरेशन की रिमोट मॉनिटरिंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया। उसका प्लान साफ था, टेररिस्ट्स भारत में फिजिकली मौजूद होंगे, लेकिन उनके हर कदम पर नजर और आदेश होंगे, कराची से, और कनेक्शन होंगे VoIP कॉल्स और ऑनलाइन चैट के जरिए। उसने एक तकनीक बनाई जिससे IP एड्रेस भारत, अमेरिका और यूरोप के दिखते, मगर कंट्रोल पाकिस्तान से होता। जर्रार शाह की मां 1971 के युद्ध में बांग्लादेश के अलगाव के वक्त मारी गई थी। तब उसका गांव जला दिया गया था। उसी मलबे में उसने अपना जूता ढूंढते वक्त कसम खाई थी, मैं भारत की नींव हिला दूंगा। जनवरी 2008 रॉ के अंदरूनी हलचल। रॉ की टॉप ब्रांच रॉ साउथ एशिया डेस्क ने मुंबई को हाई अलर्ट पर रखा, मगर अलर्ट तो तब काम आता जब कोई सुनने वाला हो। राजनीति, सिस्टम और इंटेलिजेंस में तालमेल की कमी, यही जर्रार शाह की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। मुंबई, जो एक समय सपनों का शहर था, अब एक खूनी युद्ध भूमि बनने जा रहा था, और इसके पीछे थे सिर्फ 2 नाम, जर्रार शाह और उसकी कड़ी योजना। 2008 मुंबई हमले की साजिश का आखिरी दौर। जनवरी 2008 के आखिरी दिनों में जर्रार शाह ने मुंबई के समुद्री रास्तों से हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के बंदरगाह कराची से लाहौर और फिर मुंबई तक का रूट गुप्त रूप से तैयार किया जा रहा था। समुद्र का रास्ता इसलिए चुना गया था क्योंकि यह न सिर्फ आसान था, बल्कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार से बाहर भी था। समुद्री रास्तों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, और यह पाकिस्तान के फिशिंग ट्रॉलर्स की एड में छिपने का परफेक्ट तरीका था। जर्रार ने गहरे समुद्र में एक लश्कर ए तैयबा के मास्टरमाइंड ट्रेनिंग
ऑपरेशन की योजना बनाई थी। ऑपरेशन सी स्टॉर्म जर्रार शाह की सबसे खतरनाक रणनीति थी। ऑपरेशन सी स्टॉर्म। इस ऑपरेशन में लश्कर के 10 लड़ाकों को समुद्र के रास्ते मुंबई भेजा गया था, जिनके पास हाई पावर्ड राइफल्स, ग्रेनेड्स और एक्सप्लोसिव्स थे। यह सब अजहर, हाफिज सईद और आईएसआई के उच्च अधिकारियों की मंजूरी से था। लश्कर के लड़ाकों को विशेष तौर पर मुंबई के चौपाटी, ऑनबेरॉय होटल और टाइम्स स्क्वायर जैसे प्रमुख स्थलों पर हमले के लिए प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन उनके पास एक और गुप्त आदेश था, सार्वजनिक रूप से भारत में दहशत फैलाना। राजनीतिक खामोशी और रॉ की चूक रॉ ने कई बार अलर्ट किया था, मगर उनके पास इस ऑपरेशन के प्रमाण नहीं थे। भारत के सुरक्षा बलों के पास बस कुछ ही खुफिया जानकारी थी, लश्कर के कुछ नेताओं की आवाजें जो अंतरराष्ट्रीय फोन नेटवर्क से पकड़ी गई थीं। लेकिन यह सब महज एक पसरे हुए जाल का हिस्सा था। जर्रार शाह ने इस मामले को भी हाईटेक तरीके से हैंडल किया था। उसने ऑपरेशन के हर ट्रैक को इतनी कुशलता से छिपाया कि कोई भी सुराग नहीं मिलता था। मुंबई हमलों की योजना बनने के बाद एक प्रश्न लगातार खड़ा हो रहा था, क्या सिर्फ मुंबई ही निशाना था या इस हमले का एक बड़ा सैन्य स्ट्रैटेजिक उद्देश्य था? जर्रार शाह का मानना था कि यह हमला भारत की सैन्य शक्ति पर प्रभाव डालने के साथ साथ आर्थिक नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश थी। उसके लिए मुंबई का शेयर बाजार, इंटरनेशनल बैंक और पोर्ट, ये सभी अत्यंत महत्वपूर्ण थे। योजना में स्टॉक मार्केट डिसरप्शन और होटल बंधक स्थिति जैसे तत्व शामिल थे। मूल योजना के तहत अजहर सईद ने लश्कर के हर एक ऑपरेशन को अपनी छवि और बड़ाई के लिए कैश करने की कोशिश की थी। उसे यकीन था कि मुंबई के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं और आईएसआई की शानदार छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बन जाएगी। हाफिज सईद ने भी इस योजना का समर्थन किया था। इसकी वजह एक धार्मिक युद्ध की लहर थी जो वह और उसकी संस्था फैलाना चाहती थी। जेरे कमान जर्रार शाह के लश्कर के 10 सदस्य मुंबई में अपने लिए होटल रूम्स को किराए पर लेकर दाखिल हुए। उन सभी को तय किया गया था कि वे कम से कम संपर्क रखेंगे ताकि कोई भी सुराग न मिले। इन लड़ाकों को आईएसआई से गहरे संपर्क में रखा गया, जिससे वे किसी भी प्रकार की गुप्त जानकारी प्राप्त कर सकें। उनकी योजना का अंत 26 नवंबर 2008 को हुआ, जब मुंबई के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर हमला हुआ। मुंबई के सेंट्रल होटल, ताजमहल और ओबेरॉय होटल पर आतंकवादियों का धावा बोला। गोलियां चली, आग लगी और सैकड़ों निर्दोष लोग मौत के मुंह में समा गए। जबकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां अपनी जान लगाकर हमलावरों से लड़ रही थीं, जर्रार शाह ने उन हमलावरों को हमें एक कदम आगे रखने की हिदायत दी थी। अभी नहीं रुकना, यह सिर्फ शुरुआत है। यह हमला सिर्फ हमलावरों के लिए नहीं था, बल्कि यह जरा शाह की रणनीति की जीत थी। उसके ध्यान से कहीं छुपे हुए थे। हर टुकड़ा, हर कदम, हर नफरत का एक उद्देश्य था, भारत को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ना। क्या भारत इस हमले के बाद खुद को एकजुट कर पाया या जर्रार शाह की साजिश पूरी तरह से सफल रही? मुंबई के धुएं से उठते काले बादल अब पाकिस्तान के हकीकत बन चुके थे, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान के लिए एक नई जंग की शुरुआत हुई थी। आतंकवादियों द्वारा भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रीढ़ पर किए गए हमले के बाद आईएसआई ने अपनी रणनीतियों को पूरी तरह से बदल दिया था। मगर आईएसआई का एक गहरा और खतरनाक ख्वाब था, भारत में गहरी अस्थिरता पैदा करना। मुंबई हमले के बाद जर्रार शाह ने ऑपरेशन मुंबई शैडो की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था भारत को मानसिक रूप से तोड़ना और वहां का आंतरिक संकट बढ़ाना। जब मुंबई में आतंकवादियों ने हमले किए, आईएसआई की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि भारत के अंदर इसका जो गुस्सा और आक्रोश पैदा हुआ था, वह कहीं संघर्ष या राजनीतिक अस्थिरता की ओर न बढ़े। पाकिस्तान जानता था कि यह भारत में नफरत की एक नई लहर को जन्म देगा, जिसे राजनीतिक शह देकर अपनी कूटनीतिक स्थिति मजबूत की जा सकती थी। आतंकवादियों के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया के डर से आईएसआई और लश्कर ने एक नई खुफिया डोर को पकड़ा। भारत के अंदर अलग अलग धार्मिक,
और सांस्कृतिक खाई को और चौड़ा करना। मुंबई हमलों के बाद रॉ और आईबी दोनों एजेंसियों ने मिलकर एक रणनीतिक पुनर्निर्माण किया। उन्हें यह समझ में आ चुका था कि अब से सिर्फ आतंकी हमलों से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध और आंतरिक अस्थिरता से भी लड़ाई होगी। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस बार संगठित और तेज प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार थीं। लेकिन जब जरार शाह की साजिशों की छानबीन शुरू हुई, तो उन एजेंसियों को वो खौफनाक सच मिला जो उनकी कल्पना से भी बाहर था। भारत की खुफिया एजेंसियां जल्द ही समझ गईं कि जरार शाह का नेटवर्क सिर्फ मुंबई हमले तक सीमित नहीं था। उसकी अगली योजना दूसरे बड़े भारतीय शहरों में दहशत फैलाना थी, जिसमें उसने दूसरे आतंकवादी समूहों को भी शामिल किया था। भारत की कमजोर रक्षा के कारण पाकिस्तान राजनीतिक दबाव डालने में सफल रहा था। लेकिन एक समय था जब भारत के गुप्त ऑपरेशन ने आईएसआई और ज़ारार शाह के सबसे खुफिया प्लान को ध्वस्त कर दिया। मुंबई हमले के बाद ज़ारार शाह ने अगली योजना पर काम शुरू किया, ऑपरेशन इनविजिबल। इसका लक्ष्य था भारतीय सुरक्षा बलों को दिखने में कमजोर करना। वह साइबर अटैक, स्पाई नेटवर्क और झूठी खबरों का प्रचार करने की योजना बना रहा था, ताकि भारत को अपनी सुरक्षा स्थिति पर संदेह हो। इस ऑपरेशन में एक नया हथियार था, फेक न्यूज जनरेशन। ज़रार शाह और आईएसआई ने एक गहरी रणनीति अपनाई थी, राहत संगत साक्षात्कार और सांस्कृतिक असहमति के जरिए भारत की आंतरिक स्थिति को कमजोर करना। इस अभियान में सबसे बड़ा काम साइबर हैकिंग था। पाकिस्तान ने भारतीय सरकारी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक करके भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की साजिश की थी। इसमें केजरीवाल सरकार, ममता बनर्जी और कुछ अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं का नाम भी जोड़ा गया था, ताकि आंतरिक मोर्चे पर खलबली मचाई जा सके। हालांकि ज़रार शाह और आईएसआई की योजनाएं छुपी हुई थीं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया था। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस, रॉ और आईबी ने एक अभूतपूर्व ऑपरेशन की शुरुआत की, ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक। भारत ने आईएसआई और ज़रार शाह के नेटवर्क को न केवल तोड़ दिया, बल्कि आईएसआई के स्थानीय नेटवर्क में भी सेंधमारी की। ज़रार शाह का अगला कदम क्या होगा? अगर इस खेल को फिर से खुफिया चालों से न खेला गया, तो क्या पाकिस्तान और भारत के बीच सीमाओं के पार खतरनाक सुरक्षा स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? ज़रार शाह की आखिरी चाल के बाद भारत क्या करेगा? अगर पाकिस्तान की खुफिया दुनिया में कोई जीवित बचा, तो वह सिर्फ एक नाम था, ज़रार शाह। मुंबई हमले के बाद भारत ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, जो आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को पंगु बना देने वाली थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक की शुरुआत की। भारत ने पाकिस्तान के आईएसआई नेटवर्क में एक बड़ी सेंधमारी की, जहां पाकिस्तान की सैन्य ताकत और खुफिया तंत्र दोनों ही गहरे संकट में थे। भारत के सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर छापेमारी शुरू की, जिनमें विजयवाड़ा, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में संदिग्ध आतंकवादियों के ठिकाने उजागर हुए। भारत की सरकार ने इस समय एक असाधारण कूटनीतिक कदम उठाया, जिसमें पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ वैश्विक स्तर पर कड़े बयान दिए। आईएसआई की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नष्ट कर दिया गया और पाकिस्तान को राजनीतिक अलगाव की ओर धकेल दिया गया। यह एक नई धारा थी, जो ज़रार शाह और आईएसआई के लिए काले दिनों की शुरुआत बन गई थी। भारत की प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान की सरकार और उसके आईएसआई नेटवर्क को गहरे संकट में डाल दिया था, लेकिन ज़रार शाह अब भी सतर्क था। उसकी अगली रणनीति को नाम दिया गया 7वां दिन, एक खेल, जो भारत के खिलाफ एक नई खुफिया साजिश के रूप में सामने आने वाला था। 7वें दिन की योजना का उद्देश्य था भारत को आर्थिक और सैन्य रूप से हिला देना, ताकि भारत की प्रतिक्रिया को कमजोर किया जा सके। यह एक मनोवैज्ञानिक हमला था, जिसे ज़रार शाह ने शून्य काल के रूप में तैयार किया था। समुद्री रास्ते का छुपा हुआ खतरा भारत की प्रतिक्रिया में कहीं न कहीं समुद्री मार्गों की सुरक्षा से जुड़ी कुछ चूकें थीं। ज़रार शाह ने इस वक्त पाकिस्तान की सामरिक ताकत को समुद्र के रास्ते मजबूत करने की योजना बनाई थी।
जिसके तहत पाकिस्तान के हक में एक और बड़ा आंतरिक सुरक्षा संकट उत्पन्न होना था। जब पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता की स्थिति बढ़ने लगी थी, ज़रार शाह ने कई देशों के आतंकवादियों के साथ गुप्त गठबंधन बनाने की कोशिश की। उन देशों में अफगानिस्तान, इराक और सीरिया शामिल थे। पाकिस्तान में एक और नई कीमत पर आतंकवादी संगठन तैयार किया गया। इसका नाम था सर्वश्रेष्ठ जिहादी संगठन। यह संगठन नई टेक्नोलॉजी, साइबर हथियार और अंडरग्राउंड गतिविधियों के जरिए भारत के खिलाफ सामूहिक जंग छेड़ने का लक्ष्य रखने वाला था। लेकिन इस कड़ी सुरक्षा के बीच ज़रार शाह ने भारत के अंदर एक बड़ी छाया छोड़ दी थी, एक आतंकवादी नेटवर्क जो किसी भी पल सक्रिय हो सकता था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ज़रार शाह की इन चालों को बखूबी पहचाना था। एक और ऑपरेशन को तैयार किया गया, ऑपरेशन अग्निपथ। इसका उद्देश्य था भारत में फिर से आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना और ज़रार शाह के आखिरी प्रयासों को विफल करना। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने आईएसआई और ज़रार शाह के आतंकवादी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की। भारत के नेवी सील्स और रॉ ऑपरेटरों ने पाकिस्तान के अंदर गहरी सेंधमारी की, जहां ज़रार शाह के समूह के मुख्य ठिकानों पर छापेमारी की गई। भारत की गुप्त खुफिया कार्यवाहियों ने ज़रार शाह के नेटवर्क को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और पाकिस्तान डीपर मिलिट्री नेटवर्क को उजागर किया। जब भारत ने अपनी कार्रवाई पूरी की, ज़रार शाह ने अपनी रणनीति को तात्कालिक रूप से रोक दिया। उसने आतंकी नेटवर्क को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया और एक गहरी चुप्पी ओढ़ ली। यह एक कठिन खेल था, जहां ज़रार शाह को दो चीजों का सामना करना था: भारत की बढ़ती हुई ताकत और आईएसआई के अंदर घेराबंदी। यह एक अस्थिर शांति थी, जहां पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य तंत्र अस्थिर हो गया था। लेकिन ज़रार शाह के जाल का असर कहीं गहरे चला गया था। क्या पाकिस्तान और ज़रार शाह अपनी खोई हुई ताकत को वापस पा सकेंगे? क्या भारत अब भी पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है? जब मुंबई पर 26/11 का हमला हुआ, दुनिया की नजरें गोलियों पर थीं। लेकिन उन गोलियों को किसने चलवाया, कहां से निर्देश दिए गए और किसने भारत की साइबर सुरक्षा को पहले ही पंगु बना दिया था? यह सवाल अंधेरे में छिपा रहा। पर्दे के पीछे था एक नाम, ज़रार शाह, लश्कर ए तैयबा का तकनीकी प्रमुख। एक ऐसा आदमी जो खुद मैदान में नहीं आया, लेकिन हर कदम की बुनियाद उसी ने रखी थी। उसने खुद को एक भारतीय व्यापारी खड़क सिंह बताकर एक अमेरिकी वीओआईपी कंपनी से इंटरनेट कॉलिंग सेवा खरीदी। उसका उद्देश्य था मुंबई हमलों के दौरान पाकिस्तान से की जाने वाली कॉल्स का असली स्रोत छुपाना। उसने इस नेटवर्क को इस तरह सेट किया कि कॉल्स न्यू जर्सी और ऑस्ट्रिया से आ रही लगे, जबकि असल में निर्देश कराची से दिए जा रहे थे। ब्रिटिश खुफिया दस्तावेजों के अनुसार उसने 2 साल से वीओआईपी का उपयोग करने का दावा किया और कंपनियों के साथ सौदेबाजी की जैसे वो एक अनुभवी व्यापारी हो। वीओआईपी क्या होता है? वीओआईपी का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब है इंटरनेट के जरिए कॉल करना, बिना किसी पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क के। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप व्हाट्सएप या जूम से कॉल करते हैं। वैसे ही ज़रार शाह ने इंटरनेट कॉलिंग का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसमें असली लोकेशन छुपाई जा सके। उसने अमेरिका से वीओआईपी सेवा ली और उसे इस तरह कॉन्फ़िगर किया कि कॉल कराची से होते हुए दुनिया के अलग अलग सर्वरों जैसे न्यू जर्सी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के जरिए होकर जाए, ताकि भारत को यह लगे कि कॉल बाहर से नहीं, किसी तटस्थ देश से आ रही है। वीओआईपी कॉलिंग सिस्टम में हर कॉल का डेटा पैकेट एक अलग रिले से भेजा जाता है, जिससे ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती है। यही कारण था कि 26/11 के दौरान भारत की एजेंसियां कॉल के असली सोर्स तक पहुंच ही नहीं सकीं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर सीमा के पास एक आईएसआई नियंत्रित शिविर में एक मीडिया कक्ष बनाया गया। यहां ज़रार ने गूगल अर्थ, विकीमापिया और सैटेलाइट मैप्स के माध्यम से मुंबई की संवेदनशील लोकेशन का नक्शा तैयार किया। उसे डेविड हेडली की मदद से होटल ताज, ओबेरॉय, सीएसटी स्टेशन और चबाड़ हाउस की आंतरिक जानकारी मिली थी। इन सूचनाओं को
उसने डिजिटल फॉर्मेट में बदलकर 10 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। गवाहियों के अनुसार कसाब को जीपीएस और डिजिटल नक्शों की ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वह किसी लोकल की तरह शहर में नेविगेट कर सके। जारर ने सिर्फ नक्शे नहीं दिखाए, उसने साइबर नेटवर्क की एक बहुत ही गहरी परत तैयार की। अमेरिका में खरीदी गई वीओआईपी सेवा को एक विशेष रिले कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से राउटेड किया गया। यह रिले पहले न्यू जर्सी, फिर ऑस्ट्रिया और फिर एक हंगेरियन डीएनएस से पास होती थी। हर कॉल में सोर्स आईपी छुपाया जाता और एन्क्रिप्टेड रूटिंग टनल इस्तेमाल होता जिसे केवल विशेष सॉफ्टवेयर से ही एक्सेस किया जा सकता था। हमले से 2 दिन पहले जरार कराची के उपनगरीय इलाके में स्थित एक सुरक्षित घर में शिफ्ट हुआ। वहीं उसने अब्बू जुंदाल और अन्य लश्कर ऑपरेटरों के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक कमांड सेंटर स्थापित किया। 4 लैपटॉप, 2 टीवी स्क्रीन और एन्क्रिप्टेड वीओआईपी सॉफ्टवेयर के साथ। इस कमरे से उसने मिनट बाय मिनट निर्देश दिए, कौन सा आतंकी कहां जाएगा, किसे बंधक बनाएगा, कब गोली चलेगी, कब मीडिया को कॉल किया जाएगा। सब कुछ जरार के कंप्यूटर से तय हो रहा था। उसने मुंबई पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता, ताज होटल की इमरजेंसी एग्जिट्स, सीएसटी स्टेशन के कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स और यहां तक कि चबाड़ हाउस के रूफ एक्सेस पॉइंट्स तक की जानकारी जुटाई थी। इंटरनेट पर उसने दिल्ली 4 स्टार होटल्स, ताज होटल मुंबई इनसाइड, मैप्स ऑफ इंडिया और वेदर इन अरेबियन सी जैसे टर्म्स सर्च किए। यह सब दर्शाता है कि हमला केवल हथियारों से नहीं, डेटा से भी चल रहा था। 26 नवंबर की रात जब गोलीबारी शुरू हुई, तब एक भी आतंकी ने अपनी मर्जी से कदम नहीं बढ़ाया। हर आदेश लाइव कमांड सेंटर से मिल रहा था। मीडिया कवरेज का विश्लेषण किया जा रहा था और उसी अनुसार रणनीति बदली जा रही थी। यह इतिहास का पहला ऐसा हमला था जिसमें आतंकवादियों ने न केवल बंदूकें उठाई थीं, बल्कि जीपीएस, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन और साइबर स्ट्रेटजी का भी उपयोग किया था। और यह सब जारर शाह की योजना थी। हमला खत्म हो गया, लेकिन जारर का नाम न भारत के मीडिया में गूंजा, न अदालत में उसे कोई सजा हुई। वो गायब हो गया, मगर उसका नेटवर्क नहीं रुका। रॉ और एनटीआरओ की रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमले के बाद भी भारत के साइबर सिस्टम में उस जैसी फिंगरप्रिंट बार बार उभरी। नाम वही था, जेड शाह 21 8 डार्क। अब सवाल था, वो गया कहां और क्या अब वह वापस आ चुका है? 26/11 के बाद जर्रार शाह गायब हो गया था। न कोई इंटरपोल गिरफ्तारी, न कोई रेड कॉर्नर नोटिस की पुष्टि और न ही अदालत में उसका नाम ज्यादा उछाला गया। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने उसे भुलाया नहीं था। रॉ और एनटीआरओ की साइबर यूनिट्स लगातार एक डिजिटल फिंगरप्रिंट को ट्रैक कर रही थीं। एक कोड नाम, जेड शाह 21 8 द डार्क। और फिर एक दिन वह गलती कर बैठा। वह सिस्टम में वापस आ गया। जब भारत ने 26/11 के खून से सने दिन के बाद अपनी खुफिया एजेंसियों को जर्रार शाह की तलाश में झोंक दिया, तो रॉ और एनटीआरओ को उम्मीद थी कि अब दुनिया उसे सामने लाकर न्याय दिलाएगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि जर्रार को दुनिया से छुपाने का पूरा इंतजाम उसी दिन से शुरू हो चुका था, जिस दिन वह पाकिस्तान की हिफाजत में लिया गया था। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों ने जर्रार शाह की भूमिका के बारे में पुख्ता तकनीकी और डिजिटल सबूत पाकिस्तान को सौंपे। लेकिन जो होना था वह हुआ। पाकिस्तान ने उसे पकड़ने का दिखावा किया और फिर उसे अंधेरे में दफन कर दिया। 10 दिसंबर 2008 पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की कि जर्रार शाह को हिरासत में ले लिया गया है। 3 हफ्ते बाद 31 दिसंबर को पाकिस्तान के मीडिया में यह खबर आई कि उसने पूछताछ के दौरान माना कि वह लश्कर-ए-तैयबा की साइबर कम्युनिकेशन यूनिट का संचालन कर रहा था और मुंबई हमलों के दौरान वीओआईपी के जरिए आतंकवादियों से बातचीत कर रहा था। लेकिन फिर भी न कोई चार्जशीट, न कोई मुकदमा और न कोई न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। भारत द्वारा भेजे गए कॉल रिकॉर्ड्स, सैटेलाइट डेटा और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के सबूत सबको पाकिस्तान की अदालतों में यह कहकर खारिज कर दिया गया कि यह न्यायिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। आईएसआई ने उसे कराची के एक अज्ञात स्थान पर रखा
जहां उसे नजरबंद भी नहीं माना गया, बल्कि उसे स्टेट प्रोटेक्टेड एसेट की तरह संभाला गया। उसकी लोकेशन को शिफ्ट किया गया, पहले रावलपिंडी, फिर बहावलपुर और फिर एक विशेष सैन्य संचालित साइबर रिसर्च सेंटर में। रॉ को उसकी गतिविधियों के संकेत 2010 और 2011 में फिर से मिलने लगे। भारत की साइबर एजेंसीज को लगा कि जर्रार अब सिर्फ लश्कर के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की डिजिटल रक्षा नीति में शामिल हो चुका है। इस दौर में उसके नाम से जुड़ी एक और डिजिटल छाया उभरी, जेड शाह 21 एट द डार्क, जो भारत के सर्वर, मीडिया नेटवर्क और रक्षा मंत्रालय से जुड़े सॉफ्ट टारगेट्स पर साइबर परीक्षण करने लगी। अंदर खाने जर्रार शाह को आईएसआई ने पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया था। अमेरिका की सीआईए और भारत की रॉ ने उसे इंटरपोल की रेड नोटिस सूची में डालने का प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी उसकी उपस्थिति की पुष्टि नहीं की। कई इंटरनल अमेरिकी केबल्स में जिक्र आया कि जर्रार को किसी सेफ हाउस में रखा गया है, जो सीधे एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की निगरानी में था। समय बीतता गया, जर्रार शाह सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह गायब रहा, लेकिन उसका नेटवर्क अब भी चल रहा था। रॉ को जब 2015 में दिल्ली, बंगलोर और जम्मू में साइबर हैकिंग की कुछ कोड संरचनाएं दिखीं, तो उनमें वही स्टाइल, वही सिग्नेचर थी। उसका सिस्टम कहीं ना कहीं से भारत के भीतर सक्रिय था। जर्रार की मौत को लेकर भी कई भ्रम हैं। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वह जेल में है या नहीं, ना ही उसकी ट्रायल की कोई खबर सामने आई। 2018 में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि वह किसी सैन्य अस्पताल में मृत पाया गया, लेकिन इसकी पुष्टि न तो पाकिस्तान ने की, न ही किसी अन्य एजेंसी ने। भारत की रॉ का अब तक का सबसे सटीक आकलन यही है, जर्रार शाह मरा नहीं है। वह अब केवल एक नाम नहीं, एक सिस्टम बन चुका है, और इस सिस्टम का अगला चेहरा धीरे धीरे अब्बू अजराइल के रूप में सामने आ रहा है। जिस व्यक्ति ने गजवा-ए हिंद का सपना झर की तरह घोलकर पाकिस्तानी युवाओं में फैलाया, हाफिज मोहम्मद सईद, वह लश्कर-ए-तैयबा का चेहरा था। जर्रार शाह भले ही तकनीक के पीछे छुपा था, लेकिन उसका नेटवर्क हाफिज के विचार से प्रेरित था। 26/11 के बाद से लेकर आज तक यह दोनों चेहरे दुनिया की निगाहों से तो छिपते रहे, लेकिन भारत की निगाह से नहीं। जर्रार शाह की गिरफ्तारी के बाद जब रॉ और सीआईए ने लश्कर नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू किया, तो हाफिज सईद ने अपने सबसे करीबी लोगों को अपने आसपास कर लिया। पर दुनिया बदली और एक दिन उसका अपना घर ही उसके खिलाफ हथियार बन गया। 2025 भारत ने सीमा पार जवाबी कार्रवाई में एक बेहद सटीक ऑपरेशन अंजाम दिया। आईएसआई और लश्कर की सामरिक बैठकों के सटीक इंटेल के आधार पर भारतीय एजेंसियों ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां हाफिज सईद के परिवार के सदस्य, उसकी बहन, उसका छोटा बेटा और दामाद सभी मौजूद थे। यह हमला उतना ही तेज और सटीक था जितनी कि उसकी साजिशें। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को ब्लास्ट एक्सीडेंट बताकर दबा दिया, लेकिन हकीकत यह थी कि यह सर्जिकल स्ट्राइक थी। हाफिज उस हमले में बच गया, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसके अपने खून खत्म हो गए। इसी पल उसके भीतर एक नई नफरत ने जन्म लिया, जो अब पुरानी जिहाद से कहीं ज्यादा डिजिटल, मनोवैज्ञानिक और वैश्विक थी। उसने अब जर्रार शाह के छोड़े हुए कोड्स और डिजिटल टूल्स को फिर से एक्टिव करना शुरू किया। भारत इनसाइड प्रोग्राम की दूसरी लहर अब भारत के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलने लगी। व्हाट्सएप पर सैकड़ों ग्रुप्स बनाए गए, टेलीग्राम पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाली फेक न्यूज और डीप फेक वीडियोज का प्रसार हुआ, और यूट्यूब पर नए चेहरे उभरे जो भारत के खिलाफ वैचारिक जहर घोलने लगे। रॉ की रिपोर्ट बताती है कि 2022 से 2024 के बीच भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हर महीने औसतन 20 से 25 ऐसे वीडियो अपलोड हो रहे थे जिनमें भारत की एकता, सेना और संविधान को सीधा निशाना बनाया गया। हाफिज ने अब सीधे लड़ाई नहीं चुनी, उसने एक माइंड हैक चुना। एक ऐसा युद्ध जिसमें दुश्मन बंदूक से नहीं, मैसेज से मारता है। जर्रार शाह की गैर मौजूदगी में इस पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहा था APT36। कौन है ये APT36?
क्या यह आईएसआई का नया साइबर हथियार है, या फिर एक ऐसा पाकिस्तानी जासूसी समूह जो भारत के भीतर डिजिटल जहर घोलने में लगा है? रॉ के लिए यह सवाल अब सैद्धांतिक नहीं, रणनीतिक हो गया था, क्योंकि भारत के भीतर से जो साजिश चल रही थी वो बाहरी बमों से ज्यादा भीतर की सोच को तोड़ रही थी। जब भी कोई युद्ध खत्म होता है तो उसकी राख से एक और आग पैदा होती है। जर्रार शाह और हाफिज सईद, दो चेहरे, दो विचारधाराएं, दो रणनीतियां जिनका उद्देश्य एक था, भारत को भीतर से तोड़ना। लेकिन अब सब कुछ खुल चुका था। रॉ, एनटीआरओ और मोसाद के संयुक्त ऑपरेशन में धीरे धीरे एपीटी 36 का डिजिटल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। उसके बनाए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स को ट्रेस किया गया, उसके डार्क वेब कम्युनिकेशन को डिकोड किया गया और उसके एनक्रिप्टेड सर्वर तक पहुंच बना ली गई। एपीटी 36 ने खुद को कभी नहीं दिखाया। उनकी पहचान सिर्फ एक वॉयस थी, एक ऑटोमेटेड डीपफेक आवाज जो वीडियो के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव चलाती थी। रॉ की साइबर यूनिट ने एक ब्रेक थ्रू हासिल किया। एक वीपीएन ब्रिज से उन्हें वो मेटाडाटा मिला जिसने एपीटी 36 की लोकेशन को उजागर कर दिया। अंकारा, तुर्की। वहां से पाकिस्तान और बांग्लादेश में चल रहे डिजिटल अभियानों का संचालन हो रहा था। मोसाद ने तुरंत तुर्की की डीप इंटेलिजेंस को सिग्नल भेजा, लेकिन उससे पहले ही वहां का राउटर फॉर्मेट हो चुका था। सिस्टम खुद से खुद डिलीट हो चुका था। ऐसा लगता था मानो कोई एक अदृश्य हाथ सारी डिजिटल रियलिटी मिटा रहा हो। हाफिज सईद अब गुमनामी में है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि वह अब आईएसआई द्वारा हाउस अरेस्ट में है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं वह दुबई में है, और कुछ तो उसे मर चुका मानती हैं। जर्रार शाह के नेटवर्क को लगभग खत्म किया जा चुका है। उसके अधिकांश सर्वर डाउन हैं। उसकी डिजिटल पहचान खत्म कर दी गई है, लेकिन उसकी विरासत जिंदा है। लेकिन जब दुनिया इस डिजिटल डर से सहम रही थी, भारत ने एक बार फिर चुपचाप लेकिन बेहद निर्णायक जवाब दिया। इस बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई टीवी डिबेट नहीं, बस एक ऑपरेशन फाइल साइलेंटली एक्टिवेट हुई। दोवल डायरेक्टिव, फेज 0। और उस फाइल के कवर पर सिर्फ एक नाम था, अजीत डोभाल। अब यह लड़ाई केवल सोच को बदलने की नहीं थी, ये लड़ाई उस सोच को जन्म देने वालों को खत्म करने की थी। भारत का अगला अध्याय शुरू हो चुका था और इसका नाम था डोभाल डॉक्ट्रिन, टू बी कंटिन्यूड। लेकिन ध्यान रहे, अगला चैप्टर सिर्फ तभी अनलॉक होगा जब इस वीडियो पर होंगे 5000 लाइक्स और 2000 कमेंट्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तैयार रहिए, क्योंकि अब जो आएगा वो सिर्फ कहानी नहीं, एक साइकोलॉजिकल वॉर होगा। ओनली ऑन हरीश इंस्पायर इंडिया।